आपने हजारों लोगों का पिछला जन्म देखा है। उन्होंने खुद देखा है। जैसे आपकी पास लाइफ है तो आप देख रही हैं। आई एम जस्ट अ नेविगेटर। पिछला जन्म होता भी है, ये हम कैसे माने? रामायण में भगवान राम ने सिर्फ एक ही गलती की थी, तो उन्होंने छुप कर बाली पर वार किया था। ठीक है, जब वो वार किया था तो उसने वचन भी दिया था कि कभी यही कर्म मुझ पे होगा। बाद में महाभारत काल आता है तो एंड में एक बार अपनी वो ध्यान साधना में होते हैं और एक शिकारी आकर तीर चलाता है, तो अंगूठे में आके बाण लगा तो उसी से अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। उस समय में उन्होंने बताया था कि तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैंने तुम पर छुप कर तीर चलाया था, इसीलिए ये कर्म मुझ पर हुआ है। तो इतने रेफरेंसेस होने के बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता, तो फिर तो हम क्या सनातन को मानना है। सतयुग में मैं क्या थी, द्वापर में क्या थी, क्या ये आम आदमी भी जान सकता है क्या? सुशांत सिंह के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी हुई है। मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनका कहना था कि उनके लेफ्ट साइड में यहाँ पर चेस्ट में पेन होता है। पता चला जी कि जब वो पास्ट लाइफ में गए तो 1962 की जो इंडो चाइना वॉर थी उस दौरान उनको इस जगह पे गोली लगी थी। हमारे सवाल जिनका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिल जाएगा? कई लोगों के बर्थ मार्क होते हैं, ठीक है। अब बर्थ मार्क का क्या कारण हो सकता है, वो तो मेडिकल साइंस क्या निकालेगी उसका कारण। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके यहाँ पर ना जलने का निशान था पर साथ में सर्कल्स में था, जैसे चूड़ियाँ होती हैं। तो पास्ट लाइफ में जाके उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने उनको जला दिया था। क्या इस जन्म में अगर मेरे अंदर कोई ऐब है तो वो क्या मैं लेके अगले जन्म में जाऊंगा? आपकी चॉइसेस आपके साथ जा सकती हैं। हमारा ऑफिस हाईजैक हुआ था, हमारे ऑफिस में 6 किन्नर आए। आने के बाद ये बंद करो बंद करो बंद करो, तो वो मुझसे सेशन करवाने आए या मेरा सेशन करने आए। दे हैड अ वैलिड क्वेश्चन कि मैं किन्नर क्यों। तो जवाब निकल आया, तो मेरे लिए भी तो एक लर्निंग होगी। हाँ। पास्ट लाइफ में देवर गुंज हुई, ठीक है। तो वो लुटेरे थे। अब वो लुटेरे क्या करते थे कि जब कोई बारात जा रही है, कुछ जा रहा है, तो उनको रास्ते में लूटा करते थे। कई लोग तो उनके साथ और उसके बाद नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में हम क्या होंगे, पिछला जन्म एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये सदियों से चर्चा का विषय रहा है। कोई कहता है मैं पिछला जन्म अगला जन्म नहीं मानता, कोई कहता है मैं अच्छे कर्म इसलिए कर रहा हूं ताकि अगला जन्म सुधर जाए। ज्योतिष ये कहता है कि आपके संचित कर्म और पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वही आपका भाग्य बनते हैं। गीता में भी आत्मा अजर अमर है, ये कहा गया है। अब ये सारी जो कहानियां हैं उन्हें आज एक साथ बुनने की, संजोने की हम कोशिश करने वाले हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, पॉडकास्ट में आपको ये भी पता चलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है, ये भी आप समझेंगे। इन दोनों के बीच का क्या कोई फर्क है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों ही शब्दों के बीच में। तो ये सारी बातें आज आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ पास्ट लाइफ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मशहूर ज्योतिषाचार्य भी वो हैं। मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है गुरप्रीत सिंह अरोरा। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। पास्ट लाइफ एक्सपर्ट आप हैं एंड आई एम श्योर कि आपने हजारों लोगों का पिछला जन्म देखा है। उन्होंने खुद देखा है। अच्छा, आप उनको लेके गए पिछले? हाँ, आई एम जस्ट अ नेविगेटर। अच्छा, तो अगर पास्ट लाइफ किसी की है, जैसे आपकी पास्ट लाइफ है, तो आप देख रही हैं, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि अब आप क्या देख रही हैं, कि आप क्या देख रही हैं। जो आप देख रही हैं वो आप बता रही हैं। तो मैंने सुना है, देखा आपने। ठीक है। अब अगर मैं शुरुआत इसी के साथ करूं कि पिछला जन्म होता भी है, ये हम कैसे माने, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इसके लिए कई सारी केस स्टडीज़ हैं, जो मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे ना मानने का मतलब ही नहीं उठता। रीज़न बीइंग कि जब मैं इस लाइन में आया था तो मैंने सीखा तो मुझ पे पास्ट लाइफ किया गया और मैंने अपनी 6 पास्ट लाइफ देखी। तो जब मैं अपनी पास्ट लाइफ देख चुका हूँ और अलग अलग टेन्योर के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड की देख चुका हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये नहीं एग्जिस्ट करती। सबसे बड़ी बात ये है कि उन जगहों पे मैंने अपने आप को देखा, ऐसी परिस्थितियों में देखा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे फॉर इंस्टेंस
मुझे अगर पानी से डर लगता है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं पानी में जाऊंगा या जहाज़ पे जाऊंगा या कश्ती पे जाऊंगा। तो मैंने अपने आप को एक जगह पर एक पास्ट लाइफ में अपने आप को समुंदर में देखा, राइट। मुझे अगर ऊंचाई से डर लगता है तो मैं सबसे पहली चीज़ ऊंचाई पे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाकर अगर बालकनी में खड़े होते हुए चक्कर से आते हैं तो इसका मतलब मैं पहाड़ों में जाकर ऊपर मैं अपने आप को कैसे विजुअलाइज कर सकता हूँ। हाँ। अगर मैंने अपने आप को उस परिस्थिति में देखा और मैंने टाइम पीरियड अलग अलग देखे हैं, समुंदर के पास जब मैंने अपने आप को देखा तो अलग टाइम पीरियड था, जब मैंने अपने आप को पहाड़ों में देखा तो अलग टाइम पीरियड था, तो वो चीज़ें मैच करती हैं। और उन चीज़ों को देखने के बाद जो मेरे बचपन से आते हुए डर थे, मेरे मन के डर थे, जब वो निकल गए, वो मेरे लिए एक इवेंट बेस्ड ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कि मुझे उसी वक्त सोल्यूशन मिल गया, तो मैं उसको कैसे नकार सकता हूँ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि मेरा विश्वास है या नहीं है, तो मेरा विश्वास तो है, वो तो सीखते सीखते ही आ गया था। पर हाँ, अगर आप कहें कि और रेफरेंसेस क्या है, तो गीता में जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस दौरान श्री कृष्ण ने भी तो ये ज्ञान दिया था अर्जुन को, जब अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तो अगर हम लोगों का विश्वास गीता में है, सनातन में है, तो फिर हम उस कथन को कैसे भूल सकते हैं जो उस समय में बताया गया था। महाभारत तो बड़े चाव से देखते हैं और उसमें जो सिखाया जाता है वो हम देखते नहीं। हम अम्बा अम्बालिका के बारे में जानते हैं, जब महाभारत के बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या फिर देखा है हमने, ठीक है। पहले 17 एपिसोड्स देखोगे तभी अम्बा अम्बालिका के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और वही उनमें से ही जो एक बहन होती है जिसकी जो अपने लेती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस समय देवव्रत यानी कि जो भीष्म पितामह थे वो उन्हें उठा लाए थे उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो बाद में वो कहती हैं कि मैं कल को आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, और वही आकर शिखंडी के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनती है, राइट। तो फिर वो भी तो पास्ट लाइफ थी ना, जब अम्बालिका बाद में शिखंडी बनकर उनके सामने आती है तभी तो वो अपने शस्त्र छोड़ देते हैं, हाँ। ठीक है। तो ये कितनी चीज़ें हैं जो वेरीफाई करती हैं। रामायण से ले लो, महाभारत से ले लो, अब रामायण की बात करते हैं। रामायण में भगवान राम ने सिर्फ एक ही गलती की थी जो गलत थी, कि उन्होंने छुपकर बाली पर वार किया था, ठीक है। जब वो वार किया था तो उसे वचन भी दिया था कि कभी यही कर्म मुझ पे होगा, तुम्हारे ही हाथों से होगा और वो तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा, या फिर उस टाइम के बाद तुम्हारा मोक्ष होगा, ठीक है। तो जब बाद में महाभारत काल आता है या फिर जब द्वारिका नगरी में वो रह रहे होते हैं तो एंड में एक बार अपनी वो ध्यान साधना में होते हैं और एक शिकारी आकर तीर चलाता है, हाँ। अब वो तीर जाके उनके अंगूठे पे लगता है। सोचो, जिसने महाभारत का युद्ध झेल लिया हो तब भी तो कितने बाण लगे थे, कर्ण ने बाण चलाए थे, कितना कुछ हुआ था। वो उससे तो उनको इतना कुछ हुआ नहीं, एक अंगूठे में आके बाण लगा तो उसी से अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। उस समय में उन्होंने बताया था कि तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैंने तुम पर छुप कर तीर चलाया था, इसीलिए ये कर्म मुझ पर हुआ है, यानी कि ये कर्म का प्रतिफल है, और अब के बाद इस जन्म के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इतने रेफरेंसेस होने के बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता, तो फिर तो हम क्या सनातन को मान रहे हैं। तो ये बात आप सोच के देखिए और मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया होगा। आपकी स्माइल बता रही है जवाब तो मिला। ठीक बात है। और ये सारी चीज़ें हमारे गीता, रामायण, महाभारत और जितने भी पुराण हैं उसमें है, और हर जगह ये बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, रीबर्थ होता है। अच्छा, क्या ये भगवान की बात है, मतलब राम और कृष्ण की बात है, इसलिए हम बता सकते हैं कि उनका जन्म सतयुग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, या आपने प्रेजेंट लाइफ में भी कोई ऐसा केस देखा है जो ये बताता है कि हम सिर्फ कलयुग के ही अपने जो अभी तक के जन्म हैं उनके बारे में नहीं जान सकते हैं, बल्कि क्या उसके पहले वाले के सतयुग में मैं क्या थी, द्वापर में क्या थी, क्या ये आम आदमी भी जान सकता है क्या? बिल्कुल जान सकता है। एक मेरे पास केस आया था, उन सज्जन का नाम विठल है। मैं ऑन कैमरा उनका नाम ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने एक परमिशन दी है मुझे। उनका कहना यह था कि हमारे घर में सारे आर्य समाजी हैं, हमारे घर में मूर्ति पूजा नहीं होती, पर मुझे बचपन से ही पता नहीं क्यों भगवान कृष्ण की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन है। 12th क्लास के बाद मैं उनकी मूर्त जो है वो अपने घर ले आया था, यानी कि लड्डू गोपाल वो अपने घर ले आए थे, जिस वजह से घर वालों ने बोल दिया कि या तो लड्डू गोपाल को घर में रख ले
और यहाँ फिर तू रह ले। और इस वजह से उसने अपना घर ही छोड़ दिया 12th के बाद। माय गॉड। ठीक है, उसने 12th के बाद अपना घर ही छोड़ दिया इस वजह से। अब वो घर छोड़ने के बाद जैसे भी हुआ वो उसने प्रोग्रेस की, पढ़ने के लिए खर्चा दिया घर वालों ने, सब कुछ किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की, बट एक छत के नीचे नहीं रहे, क्योंकि तुम हमारे विश्वास पे विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी शादी हुई या जो भी हो, जैसी भी उसकी लाइफ गई, वो करियर में उसने ग्रोथ पाई, उसके बाद वो मेरे पास आते हैं एक दिन और वो आके कहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्टेड हूँ, क्यों उनकी तरफ मेरी भक्ति जो है वो रुकती नहीं है। तो मुझे जब मैं वृंदावन जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मथुरा में अपने रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ और मैं जितना वृंदावन की तरफ बढ़ता रहता हूँ मेरे आंसू बहते रहते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे आंसू रुकते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों मैं उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हूँ। द्वारकाधीश मंदिर भी मैं होके आया हूँ, ऐसे उन्होंने कई जगहों का रेफरेंस दिया। तो जब उनका पास लाइफ किया गया तो फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ना एक शिकारी के बारे में बताया था, जिनका तीर भगवान कृष्ण को लगा था जाकर। हाँ। उस शिकारी का नाम था जरा, और विट्ठल और कोई नहीं, जरा के बेटे थे उस जन्म में। उनका कहना यह था कि जिस दिन वो तीर भगवान कृष्ण के अंगूठे में लगा था, उस दिन उनके पिता जो है वो भागते हुए घर आए थे, रोते हुए लगते हुए आए थे कि आज मैंने पृथ्वी के पालनहार को मार दिया है, उनके ऊपर तीर चला दिया, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। तो मैं अपना घर छोड़ कर जा रहा हूँ अपने प्रायश्चित के लिए। तो उन्होंने उस समय अपने बेटे को ये कहा था कि ताकि हमारे परिवार पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम हमेशा श्री कृष्ण की उपासना करना, उनकी पूजा करना, ताकि हमारा परिवार हमेशा सेफ रहे। और उस दौरान उन्होंने बताया कि वहाँ द्वारका नगरी से फिर सारा का सारा जो गांव था, उस समय का जो जगह, उस जगह पर जो लोग रहते थे वो सब इंद्रप्रस्थ आए थे। ये बात भी उन्होंने बताई। और आने के बाद उन्होंने शिकारी वाला काम नहीं किया, क्योंकि उनके पिता का एक उपदेश ये भी था कि शिकारी वाला काम मत करना। तो आके लोहार का काम भी किया और कुछ खेती बाड़ी भी की। तो यानी कि उन्होंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लिया और उस दिन से लेकर अपनी लास्ट सांस तक उन्होंने भगवान कृष्ण की बहुत पूजा की थी। इसीलिए उन्होंने जितने भी जन्म लिए, जो उनके रेफरेंस से पता चलता है, हाँ। उन्होंने हर जन्म में भगवान कृष्ण की ही पूजा की है। और इसी वजह से देखो 12th क्लास में बच्चा होता ही क्या है, तकरीबन मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सुनते हुए भी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी कहानी भी हो सकती है। ये देखो हर किसी की कहानी होती है और क्या होता है। बट आपने जैसे बोला ना कि काल का कोई हो सकता है क्या, ऐसा हाँ आया है, मेरे पास केसेस आए हैं ऐसे। कुछ लोग आते हैं, वो पूछने आते हैं कि क्या हम अपनी पास्ट लाइफ में भगवान शिव को देख सकते हैं, क्या ऐसा पता चल सकता है कि हम कभी उन्हें मिले थे। ऐसे कई लोगों ने ट्राई किए, इवन तो मेरे मना करने के बावजूद भी ट्राई किए। पर मेरे मना करने का कारण क्या था, आप खुद सोचिए। हम कहते हैं कि अगर हम भगवान को एक बार देख लें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ। ये बात हम मानते हैं ना? मानते हैं। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो फिर आप यहाँ पर कैसे हो गए? हाँ। तो जब मैं उनको कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके ऐसा हुआ होता कि आपने उनके दर्शन किए होते तो आप तो मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। इसका मतलब आपने उनके दर्शन नहीं किए। हाँ। पर फिर भी वो अपनी यात्रा पे चले जाते हैं, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसके बाद कोई भी देख नहीं पाया भगवान शिव को। नहीं देख पाया, वो चीज़ नहीं देख पाया। हाँ। तो देखो एक बात सोच के देखो ना, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान शिव के दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मोक्ष ही मिल जाएगा तो फिर दोबारा जन्म क्यों होगा? ठीक बात। ठीक है, तो फिर लॉजिक के ऊपर आओ ना। हम एक तरफ तो लॉजिक कुछ और चलाते हैं, फिर दूसरी तरफ हम उस यात्रा पे चल पड़ते हैं, तो वो नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, आपने विट्ठल जी की जो कहानी हमें बताई, संभवतः डाउट करते हुए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि क्योंकि वो कहानी उन्होंने कहीं सुनी होगी, बचपन में हम बहुत सी स्टोरीज देखते हैं। देखो कहानी, अगर भगवान कृष्ण पे इतना विश्वास है तो डेफिनेटली उनकी पूरी स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, उनके बारे में सब कुछ जाना होगा। हाँ। तो ऐसे में वो अभिमन्यु भी बन सकते थे, अर्जुन भी बन सकते थे। लेकिन फिर भी एक बार को मैं डाउट करते हुए ये अगर समझना चाहूँ कि
मैं अगर 1 मिनट के लिए मान रही हूँ कि विठल जी ने, क्योंकि ये सारी कहानियाँ सुनी थी, उनका दिमाग ये बुन रहा था, और जब वो पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने वैसा ही कुछ स्टोरी कुक कर ली। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें फिर कोई ऐसी स्टोरी बताएं ताकि हमारा और भरोसा इस पे कायम हो पाए। पहले आप इसी स्टोरी का आगे का अंत भी सुन लीजिए। हाँ प्लीज। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको ये भी बताया कि वो द्वारका नगरी से इंद्रप्रस्थ आए थे। आज की डेट में इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, यही एरिया। हाँ। तो जब वो उन्होंने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की, उस ज़माने के परिवार को, तो ट्रेसेस मिले उनको कि परिवार कहीं कहीं था। जैसे कि आप आसपास के एरियाज़ को आप देखते हो, मेरठ हो गया, हाँ। ठीक है, मेरठ से निकले तो कहीं और चले गए, फरीदाबाद चले गए, नोएडा आ गए। हाँ। तो वो उन जगहों को जा के, क्योंकि उन्होंने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, तो उनको वो रेफरेंसेस मिले कि वो परिवार वहाँ पर था। अब उसके बाद कहाँ गया और कहाँ नहीं गया, इतना लंबा तो मेरे साथ उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ। पर जितना उन्होंने बताया कि वो ये एक बार उनका फीडबैक ज़रूर आया था कॉल पे कि हाँ मैंने 2-3 जगह चेक किया है और मेरे को उस परिवार के ट्रेसेस मिले हैं, पर वो उस जगह से आगे कहीं माइग्रेट कर गए थे। और ये तो एक देखो कितने सदियों पुरानी बात है, कितनी बार माइग्रेशंस होती हैं। ठीक बात। ठीक है, एक लड़की होती है, वो जन्म कहीं और लेती है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो उसी तरह से उस परिवार का भी न जाने क्या क्या होता रहा, पर जो उनको ट्रेसेस मिले उस हिसाब से वो ये जान पाए कि ये बात तो सच थी कि द्वारका नगरी से वो जब यहाँ आए थे, आने के बाद वो उस स्थान से आगे माइग्रेट होते रहे। अब आगे की कहानी तो उन्होंने देखी नहीं थी ना, पर हाँ ये ट्रेसेस मिल पाए। ठीक है, अब ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं जिन लोगों ने अपने आप को वेरीफाई किया। अच्छा। मैंने वैसे इस बारे में एक अपने पॉडकास्ट में, पहले किसी पॉडकास्ट में भी बताया हुआ है, पर मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। वो केस गूगल में भी है। मेरे पास एक सज्जन आए थे टाटा स्टील से। उनका कहना था कि उनके लेफ़्ट साइड में यहाँ पर चेस्ट में पेन होता है। तो उन्होंने अपने कई सारे टेस्ट करवाए। जैसे अब आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो मेडिकल्स तो आपके फ्री होते हैं। तो उन्होंने कई बार अपने मेडिकल करवाए, कई तरह के टेस्ट कराए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जब पेन होता तो ज़्यादा आपका ध्यान जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। हाँ। ठीक है, और कभी गैस्ट्रिक ट्रबल की तरफ भी जाता है। तो वो कभी भी पकड़ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो अल्टीमेटली कई जगह घूमने फिरने के बाद, अपनी कुंडलियाँ दिखाने के बाद करा के उनको लगा कि जैसे कि चलो ये भी ट्राई कर लेता हूँ। तो वो हमारे पास आए। अब आने के बाद उन्होंने अपना पास लाइफ करवाया। जब पास लाइफ करवाया तो जाने के टाइम पे तो बड़े शांत थे, पर जब उनको लेके गए तो जो वो चिल्लाए, वो जो चीखे, पता चला जी कि जब वो पास लाइफ में गए तो 1962 की जो इंडो चाइना वॉर थी, उस दौरान उनको इस जगह पे गोली लगी थी। एंड ही वॉज नन अदर देन मेजर शैतान सिंह भाटी। जोधपुर में उनका जन्म हुआ था, मेजर रैंक में थे। रेजांगला एरिया है तिब्बत साइड में, नहीं तिब्बत में नहीं, लेह लद्दाख साइड में। हाँ, उसको लेके अभी पीछे बहुत हाँ। तो वहाँ पर उनका स्मारक भी है और वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी उस वॉर के अंदर। उसके बाद क्योंकि जोधपुर के बारे में वो जान चुके थे, अपने फैमिली के बारे में जान चुके थे, और 1962 इज़ नॉट दैट फार अवे। हाँ। तो वो फैमिली को पता करने के लिए वहाँ गए, और वहाँ जाके जब एक होटल में रुके तो अपना फ़ोन छोड़ दिया उन्होंने। फ़ोन अपना होटल में ही छोड़ दिया कि मैं बिना GPS के जाऊँगा। अच्छा। क्योंकि देखो जोधपुर शहर इतना पुराना शहर है। हाँ। तो देखना चाहते थे कि भाई मैं क्या, मेरी कोई यादें ऐसी हैं जो मेरे को वहाँ तक ले जाएं। तो कहते पहले तो मैं भटकता ही रहा मार्केटों में, और उसके बाद जाके मुझे एक जगह ऐसी दिख गई जो मेरे बचपन से मेरे को ऐसा लगा, जैसे वो कहते हैं ना देजा वू। हाँ। तो वो उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं पहले आया हुआ हूँ। तो वहाँ से आगे लेफ़्ट राइट करते करते पहुँच गए उस घर तक। सो ये आपको आपकी रेलेवेंस का जो क्वेश्चन था, हाँ, उसको मेरे ख्याल में सेटिस्फाई करता है। तो ये मैंने केस स्टडी इसके बारे में पहले बताई भी है, बट आपने जैसे पूछा कि क्या ऐसा कोई केस आया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए, कुछ देश के कुछ विदेश के, ऐसे बहुत से केसेस। उसके बाद क्या उनको जो सीने में दर्द होता था वो ठीक हो गया? ठीक हो गया। इट टुक हिम अराउंड 3 or 4 months टाइम, बट वो सेशन के बाद क्योंकि वो इतना रोए थे, हाँ, जैसे गोली लगने पे जो पेन होगा वो तो हो गई, ठीक है, जो वो इतना रोए थे उस टाइम कि उस समय वो जब वो उठे और उसके बाद हमने गूगल में सर्च किया
क्योंकि एक नाम मिला था हमें, तो हमने गूगल में सर्च किया, वो नाम निकला, फिर उन्होंने देख के बताया कि हाँ मैंने यही शक्ल देखी थी। और वो उन्होंने उस टाइम को टोपियाँ पहनी हुई थी, तो यहाँ पर स्ट्रैप्स बता रहे थे, स्ट्रैप्स थे फेस पे, तो जो हेलमेट के स्ट्रैप्स होते हैं वॉर में तो हेलमेट ही पहना होता है, तो वो चीज़ें बता रहे थे कौन सी प्लेटून से मैं कौन सी प्लेटून में मैनूवर कर रहा था, तो सब कुछ बताया था उन्होंने। उसके बाद जब वो गए थे तो जाते हुए इतना उन्होंने बताया था कि मेरे को पेन यहाँ नहीं हो रहा, मेरे हेडेक हो रहा है। अच्छा। तो क्योंकि वो भी गाज़ियाबाद साइड से आए थे, यूपी में ही, या गाज़ियाबाद या फिर नोएडा, आई डोंट रिमेंबर, बट आए तो यूपी से थे। और वो टैक्सी में गए थे, तो जाते जाते उनका फिर कॉल आया एक बार कि मेरा हेडेक क्यों हो रहा है, मेरा चेस्ट पेन तो ठीक लग रहा है मुझे। बट कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने जोधपुर वाला चीज़ वेरीफाई की, तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि विद इन अ मंथ्स टाइम उनका ठीक हो गया था, उसके बाद उनको कभी पेन नहीं हुआ। तो सर मैं क्या इसका ये मतलब मानूं कि वो हमारे सवाल जिनका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिल जाएगा? बहुत बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जैसे फॉर इंस्टेंस कई लोगों के बर्थ मार्क होते हैं, ठीक है। अब बर्थ मार्क का क्या कारण हो सकता है, वो तो मेडिकल साइंस क्या निकालेगी उसका कारण, हाँ। ठीक है। अब कुछ टाइम पहले मैंने एक देखा है कि एक बच्चे के यहाँ पर निशान था, वो ऐसा निशान था जैसे गोली लगी होती है। तो अच्छा। जब अब वो बच्चा छोटा है, उसका पास लाइफ नहीं किया जा सकता, हाँ। जब वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। और ऐसे कई सारे लोगों के बर्थ मार्क्स होते हैं, जैसे किसी का जलने का निशान है बाजू में। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके यहाँ पर ना जलने का निशान था, पर साथ में सर्कल्स में था, जैसे चूड़ियाँ होती हैं। तो पास्ट लाइफ में जाके उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने उनको जला दिया था, एक कोठी के बाहर, कोई जैसे वीरान सी कोई कोठी होती है, उसके बाहर कहीं जाकर उन्होंने जला दिया था। तो उन्होंने लास्ट में उनका हाथ पकड़ा था अपने हस्बैंड का, और जो हाथ पकड़ा था उस पर जो आग लग गई थी, क्योंकि साड़ी का होता है ना, लपेटा जाता है, तो लपेटी गई थी, और उसके नीचे चूड़ियाँ थी। तो वो पूरा जो सर्कल में निशान बने थे, वो सारे निशान अब उनके लाइफ में है, इस टाइम में उनकी बाजू पे है। तो ऐसे कई लोगों के जो बर्थ मार्क्स होते हैं वो भी क्या है, वो भी तो उसका भी रिलेवेंस इसी से मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बर्थ मार्क्स का रिलेवेंस भी निकल आता है। अब किसी की लाइफ में जैसे किसी का बर्थ हुआ, देखने में बहुत सुंदर है, पर फेस पे कोई एक बड़ा सा ऐसे बर्थ मार्क है, कईयों के चेस्ट पे होते हैं। मेरे पास एक केस आया था बच्चे का, उनकी दादी कहती है यहाँ पर उसके जलने का निशान है। तो बच्ची थी, तो दादी कहते कि उसके चेस्ट पे निशान है, वो दिखा नहीं सकते डेफिनेटली, बट वो कहते कि उसके जलने का निशान है, और वही निशान उसके दादा के चेस्ट पे भी था, जो अब नहीं थे लाइफ में। अच्छा। तो बाद में उनका कहना ये था कि उसकी सारी आदतें वही हैं जो उसके दादा वाली थी। मतलब उनके घर में कोई दही नहीं खाता था, हाँ। या वो दादा खाते थे या वो पोती खाती है, ठीक है। अच्छा। तो वो दादा है नहीं अब, बट वो पोती वही चीज़ें मांगती है जो उनके दादा पसंद किया करते थे। तो वो जैसे होता है ना कि खाना खाने के टाइम पे वो मट्ठा कहते हैं, तो वो मट्ठा मांगती थी, और वही उसके दादा मांगा करते थे। और कोई नहीं पूरी फैमिली में खाएगा पिएगा कुछ भी ऐसा कुछ। उनको चमचम होती है एक, हाँ। चमचम बहुत पसंद थी, हाँ। तो वही चमचम उसको पसंद थी। अच्छा। अब उसके सामने काजू कतली कितनी फेवरेट होती है लोगों की, हाँ। काजू कतली रख दो, कुछ भी रख दो, हाँ। ना, मुझे खाना चमचम ही है। तो वो ऐसी कुछ चॉइसेस मिल जाती हैं, और देखो दोनों का बर्थ मार्क भी सेम था, तो वो वहीं से कहीं ना कहीं उसका भी रेलेवेंस मिलता है। सो एट टाइम्स आपके कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मेडिकल हिस्ट्री या फिर मेडिकल टर्म्स में नहीं मिल पाते। इवन दो मेडिकल क्या है, एक साइंस ही तो है, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उसी साइंस का अंश होते हुए भी वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में है। बट जो जवाब इसके पास है वो जवाब उसके पास नहीं है। हाँ। सो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती भी हैं, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क के दायरे में आती है। क्या मैं इसका मतलब ये भी मानूं, आपने कहा कि उसके दादाजी भी छाछ लेते थे, वो भी छाछ पीती थी, उसके दादाजी चमचम खाते थे, इसको भी चमचम पसंद है, तो क्या इस जन्म में अगर मेरे अंदर कोई ऐब है, मैं शराबी हूँ, मैं जुआरी हूँ, तो वो क्या मैं लेके अगले जन्म में जाऊँगा? जा सकते हैं,
जा सकते हैं। हाँ, आपकी चॉइसेस आपके साथ जा सकती हैं, जैसे उनकी चॉइसेस गई। हाँ। अब उन्होंने मट्ठे की बात की, उन्होंने चमचम की बात की, तो अगर शराब थी तो शराब भी हो सकती थी। हाँ, तो भाई अच्छे से अपना जो भी व्यसन है, जो भी बुरी आदतें हैं वो अभी ख़त्म कर दो। वो ऐसा नहीं हो कि कई लाइफ आपके साथ चले। आपके पास आपके जीन्स भी आते हैं, आपके फैमिली ट्रेट्स भी आते हैं, आपका प्रारब्ध भी आता है, बट उसके साथ साथ भगवान ने आपको विवेक भी दिया, आपको दिमाग दिया। और मजाक में कहा जाता है कि कुछ लोगों का दिमाग उनके घुटने में होता है, नहीं, दिमाग यहीं पर होता है और वो सबसे ऊपर होता है। तो अगर ऐसी कोई ऐप वाली चीज़ है तो दिमाग यूज़ करो और जानो कि वो आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। हाँ। तो बस उसको यूज़ करो और अपने ऐप जो है अपने आप से दूर रखो। मुझे ये बताइए कि हम एक माँ के 4 बच्चे हैं, उसे एक बहुत प्रिय होता है, या हमारे 4-5 मित्र हैं, मेरा एक दोस्त मुझे बहुत प्रिय होता है, तो ये भी क्या पास्ट लाइफ का है कि 4 बच्चों में मुझे वो बच्चा ज़्यादा पसंद है? देखो, ऐसा हो सकता है और कई बार ऐसा नहीं भी होता। फॉर इंस्टेंस, ज़्यादातर ना माना देखा गया है कि बड़े बच्चे के साथ ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एक टाइम तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा बच्चा ना इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाँ। हम हमेशा कहते हैं बड़ा बच्चा जो है ना वो समझदार है। हाँ। वो तो समझदार है, वो तो इसे कर लेगा या कर लेगी। हाँ। छोटा जो है ना वो चुलबुला है या चुलबुली है, तो उसे थोड़ा ध्यान ज़्यादा की ज़रूरत है। हाँ। बड़े को बोल दिया जाता है छोटे का ध्यान रखना। बड़ा 8 साल की उम्र में ही बड़ा हो जाता है, छोटा 20 साल तक छोटा ही रहता है। वो तो सारी उम्र ही छोटा रहेगा। हाँ। ठीक है, तो पेरेंट्स भी उसी का ध्यान रखते हैं, वो बड़ा भाई बहन जो भी है वो भी उसी का ध्यान रखता है। हाँ। तो इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो वो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान उसको दिया जाता है या फिर उसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया जाता है। और ज़्यादातर बड़े बच्चे जो होते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि वो तो आपका लाडला या आपकी लाडली है। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो कहते हैं, देखो मैं थोड़ा सा वर्ड ऐसा यूज़ करने वाला हूँ, कहते हैं कि छोटे, पंजाबी में बोलते हैं, छोटे विचारे होंदे वड्डे हरामजादे होंदे। क्योंकि वो बड़े हैं। हाँ। ठीक है, तो वो ऐसे बोलते हैं, अपनी मम्मी के सामने बोलते हैं कि भाई मेरे को तो आपने हमेशा एक कंधे पे वो रखा है कि जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। कहते मैंने तो अपना बचपन में भूल गया था मैं, और ये आज तक बचपना ही झेल रहा है, सब कुछ उसी को मिल रहा है। हाँ। तो वो तो जब उसके घर जाती हैं, छोटे बेटे के घर, बेचारे नू ए हो गया, बेचारे नू ओ हो गया। और जब बड़े के घर आती हैं, मेरा पुत्र तो समझदार है, ऐसे कर ही लेगा। तो मतलब वो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे बोलती हैं कि शायद बड़ों को ये लगे कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, बट साथ ही साथ उनको ना वो एक कमी लगती है, वो जो इनर चाइल्ड होता है वो कहीं ना कहीं कभी हर्ट हो जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम का एक कारण बन सकता है। सो इट डिपेंड्स, आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। होता है पास्ट लाइफ का कारण भी हो सकता है कि 4 में से एक ज़्यादा प्रिय है, बट ये कारण नहीं भी हो सकता। ये कई बार हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि हम ऐसा कर लेते हैं। गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जिनकी ये हमेशा कंप्लेंट रहती है, क्योंकि मैंने पहले भी एक आध PLR वाले पॉडकास्ट किए हैं, तो उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि 2 चीज़ है। पहला तो हमें ट्रस्ट नहीं है सामने वाले के ऊपर कि वो हमें अगर हमारी पास्ट लाइफ में लेके जा रहा है, या उन्होंने खुद अगर हमारी पास्ट लाइफ देखी है तो वो सच है या झूठ है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो कॉमेंट सेक्शन में ये कंप्लेन करते हैं कि फीस ऐसी नहीं थी जो अफोर्डेबल होती। हालांकि हम चाहते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानना चाहता हूँ उसकी वजह, लेकिन मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं। उन मेरे व्यूअर्स के लिए ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या अगर मेरा कोई भी व्यूअर घर पे बैठे बैठे ये जानना चाहे कि वो पिछले जन्म में क्या था, तो उसका भी कोई प्रोसेस है? देखो, मैंने कई सारे अपने पास्ट लाइफ के जो सेशंस हैं वो पब्लिश किए हुए हैं यूट्यूब पे, और कई सारे पूरे गए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, अगर पूरे गए हुए हैं, आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। बट आप एक बात को समझिए, किसी की प्रॉब्लम थी मनी को लेकर, तो वो मनी वाला है, स्क्रिप्ट पूरी मनी वाली गई हुई है। किसी की प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप को लेकर, तो रिलेशनशिप वाली गई हुई है। और किसी की प्रॉब्लम अगर मान लो शादी को लेकर थी, अपने पेरेंट्स को लेकर थी, और XYZ कुछ भी थी, तो वो सारे आपको देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पे कौन सी सूट करती है। अब करने को तो मैंने किन्नर का भी कर रखा है। अच्छा। ठीक है, अब अगर कोई किन्नर जानना चाहे कि मैं किन्नर क्यों था या क्यों थी, व्हाटएवर, तो उसके लिए भी उसकी स्क्रिप्ट है।
अगर मैंने किन्नर मैं का बीच कर में रखा टोक रही हूँ, ये किन्नर वाला प्लीज़ अगर आप केस स्टडी बता पाएँ अगर पॉसिबल है तो। किन्नर वाले के टाइम में तो ऐसा हुआ था जैसे हाईजैक होता है। मतलब आपने कभी सुना है, आप तो रिपोर्टर रह चुके हैं, तो आपने सुना ही होगा कि प्लेन हाईजैक होते हैं। हाँ। हमारा ऑफिस हाईजैक हुआ था। हमारे ऑफिस में 6 किन्नर आए। आने के बाद ये बंद करो बंद करो बंद करो, उन्होंने पहले तो हमारी सारी लाइटें बंद करा दी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैमरे कहाँ से बंद होते हैं, क्योंकि पूरा ऑफिस सीसीटीवी कैमरास में है। तो उन्होंने सबसे पहले तो कैमरे बंद करवाए कि हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को पता चले। उसके बाद लाइट्स ऑन हुई। फिर उसके बाद हम, मेरे साथ जो मीटिंग थी, पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना ही नहीं चाहिए, भाई वो इतना डोमिनेट क्यों कर रहे हैं मेरे पे। तो वो मुझसे सेशन करवाने आए या मेरा सेशन करने आए हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर वो होता है ना कि यार एक बार बात करके देखो तो सही। तो बात करके देखी तो ठीक है, उनका नेचर ऐसा था, बट दे हैड अ वैलिड क्वेश्चन कि मैं किन्नर क्यों। तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन मेरे पास जो आया है, वो अगर ये निकल आया, इसका जवाब निकल आया, तो मेरे लिए भी तो एक लर्निंग होगी। हाँ। तो मैं कहा ठीक है यार, थोड़ा सा आप अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो, अब इनकी बात भी सुननी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका सेशन करते हैं। फिर एक और नई शर्त आ गई कि कैमरे आप अपने यूज़ नहीं करोगे, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, हम अपना कैमरा खुद यूज़ करेंगे। कि आप अपना कैमरा यूज़ नहीं करोगे, सब हम लेके आए। तो उनके पास तो मैं कहता हूँ बेस्ट टू बेस्ट कैमरास थे, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। हाँ। तो 6 लोग आगे बैठ गए अंदर। अब मैं उनको बोलूँ कि भैया आप एक जना बैठ सकता है, जो सेशन हो रहा है, क्या पता उसकी स्टोरी कुछ ऐसी निकल आए जो वो नहीं बताना चाहता। आप ऐसे कैसे किसी की लाइफ देख सकते हो। तो वो जिसका सेशन होना था उसी ने अलाउ किया कि नहीं ये चुप रहेंगे, अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई तो उसके लिए ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, तो आप इनको बैठा के रखो, ये आवाज़ नहीं करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेशन है वो इनके सामने हो। तो इनका सेशन हुआ, उनकी रिकॉर्डिंग हुई, सब कुछ हुआ, बट नथिंग ऑन आवर गैजेट्स। तो उनका जब सेशन किया गया तो पता चला जी कि पास्ट लाइफ में देवर गून्स, दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज अ गून। ठीक है, तो वो लुटेरे थे। अब वो लुटेरे क्या करते थे कि जब होता ना कि एक शहर से या एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, जैसे कोई बारात जा रही है, कुछ जा रहा है, तो उनको रास्ते में लूटा करते थे। लूटने के बाद जो जवान लड़के या लड़कियां होते थे, तो कई लोग तो उनके साथ सेक्स करते थे, और उसके बाद उनके देते थे, और लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते थे, सो दे यूज टू डू सच थिंग्स। और देखो अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो कहाँ उसमें जान बचेगी, वो तो वैसे ही मर जाएगा। हाँ। तो कई लोग अगर सर्वाइव कर भी पाते थे तो 1-2 दिन में मर जाते थे तड़प तड़प के, और अगर कोई नहीं बचा तो नहीं बचा। तो अब भगवान ने फिर वही लाइफ उनको दे दी ऐसी कि अब ना वो इधर आते ना वो उधर आते हैं। तो ये सब कुछ हुआ था, जिसके बाद फिर सबके आंखों में सिर्फ आंसू थे। जितना वो तड़कते भड़कते आए थे, उतना ही वो शांत होके जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वापस चले गए थे। हाँ, अपनी रिकॉर्डिंग साथ में लेके गए थे, बट वो इतना शांत मैंने कभी किसी ऐसे किन्नरों को नहीं देखा। आज तक कितनी बार होता है कि हमें मिल जाते हैं, कई बार रास्ते में मिल जाते हैं, हाँ। बट इतना साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप, जैसे आंखों में आंसू, ऐसे वो निकले थे बाहर। तो ये भी एक लर्निंग थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे जो आए ही ऐसे थे कि हाईजैक कर लें ऑफिस को। उन्होंने क्या ही अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दी होगी और क्या किया होगा। तो उसके बाद उनका कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, बट वो जवाब लेके गए थे। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाकी 5 ये सोच सके कि हम भी करवाएंगे, क्योंकि एक ही की वो सफरिंग देखने के बाद उसके बाद दे हैड नो करेज टू गो थ्रू द सेशन। पर उन्हें भी ये क्लियर हो गया कि हमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके चलते हमारे साथ ये तभी वो हुआ। आंसू थे। मैंने उनको रोका भी, मैंने उनको चाय ऑफ़र की, पानी ऑफ़र किया, हम नींबू पानी वगैरह, भाई सर दर्द ना हो, कुछ ना हो, हम वो चीज़ें देते हैं। तो नहीं, दे जस्ट सेड कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और अब हम आपको भी शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उनका कहना आगे से ये था।
क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद हर शख्स ऐसे ही रोते तड़पते बिलखते जाता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जिन जवान की बात बताई जो 1962 में गोली जिन्हें लगी थी, वो भी बहुत चीखे चिल्लाए और रोते तड़पते गए। अब इन किन्नर की आपने बात बताई तो उनका केस भी ऐसे ही था। क्या ज़्यादातर मामले ऐसे रहते हैं? देखिए, जैसा आप केस लेकर आओगे वैसे ही कुछ ना कुछ लेके जाओगे। अब मेरे पास एक केस आया था, गुजरात का लड़का, बहुत रिच फैमिली है, मल्टी मिलियनर कहना चाहिए कि उनके ज्वेलरी के भी उनके चेन ऑफ वो है, शॉप्स है, और उनकी कपड़े की भी बहुत बड़ी एक चेन है। तो वो जैसे होलसेलर्स होते हैं, तो उनका अकेला बेटा, जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा बिजनेस संभाले। अब बेटा चाहता है कि मैं तो उसमें बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आपको ये काम करना है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को मेरी लाइफ जीनी है। तो पेरेंट्स का काफ़ी होल्ड था, तो वो कहते हैं ठीक है, नहीं करूँगा, फिर क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों के साथ घूमने के बहाने मुंबई जाता है और वहाँ जाके एक जैसे होता है स्क्रीन टेस्ट देता है। अब स्क्रीन टेस्ट सोचो क्या हुआ है कि डायलॉग मिले उसको, वो डायलॉग उसके हाथ में है, वो डायलॉग हिंदी में ही होंगे, पंजाबी बोलना शुरू कर देता है। ऑल ऑफ सडन जो पंजाबी ना, उसका कोई पंजाबी फ्रेंड, उसके फैमिली का कोई पंजाबियों से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं हम गुजरात से बाहर नॉर्थ साइड कभी आए नहीं, हम राजस्थान नहीं गए तो हम दिल्ली कहाँ से आएंगे और पंजाब कहाँ से जाएंगे। हमारे तो कोई अगर कोई आते भी हैं, हमारे जो कस्टमर वगैरह हैं पंजाबी हैं भी, तो कहते हैं मैं हर किसी से डील थोड़ा ना करता हूँ, मैंने तो इतने सारे लोग रखे हुए, वो डील करते हैं। मेरा काम तो बस ये है कि मैनेज करना, उसके लिए मैंने मैनेजर्स रखे हुए। तो मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं कि पंजाबियों से मेरे को वास्ता पड़ा हो। ऑल ऑफ सडन ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन पंजाबी, और डायलॉग सारे पंजाबी में बोल रहा है। तो वो एक अचंभे वाली चीज़ थी। वो जब घर आके उसने बताया, पहले तो उसको बहुत डांट पड़ी कि तेरे को मना किया था, तू फिर वहाँ पहुँच गया भाई। तो तू आगे से कहीं तेरे को दोस्तों के साथ नहीं जाएगा, ये है वो है। तो वो लड़का काफ़ी जैसे डिप्रेसिव सा था, क्योंकि भाई मेरे साथ ये हुआ क्या एकदम से। फिर पेरेंट्स को भी लगा कि यार अब इस सवाल का जवाब तो चाहिए, ये पंजाबी कहाँ से आ गई बीच में। तो उन्होंने कई चैनल्स खंगाले, काफ़ी कुछ देखा, कईयों को शॉर्टलिस्ट किया होगा, उनमें से उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया कि चलो इनके पास जाते हैं। फिर मेरी डेट वगैरह ली उन्होंने, और सूरत से आए थे शायद। तो आए, तो आने के बाद दे हैड दिस क्वेश्चन, हम पहली बार दिल्ली आए हैं, तो अब ये बताइए कि हमारा पंजाबियों से क्या लेना देना है। तो मैं कहा सर अब ये तो सेशन करके पता चलेगा, आपका मुझे क्या पता क्या लेना देना है। तो उनका सेशन किया जी। सेशन करके पता चला कि पास्ट लाइफ में उनका नाम सुभाष ढिंडसा था, फगवाड़ा या फिर ऐसी जगह पे पंजाब में कहीं उनका जन्म हुआ था। और उस लाइफ में वो पंजाबी फिल्मों में हीरो थे वीरेंद्र के नाम से। अच्छा। और वीरेंद्र कौन है? धर्मेंद्र के कज़न भाई। अरे। और उनकी डेथ हुई थी 1988 में, किसी ने गोली मार दी थी। तो ये सब उन्होंने उस लाइफ के बारे में देखा और तब उन्हें ये चीज़ें पता चली। अब देखो, अगर आप वीरेंद्र का घर ढूंढने जाओ पंजाब में, तो कितना आसान है। हाँ, उन्हें गोली लगी थी या नहीं ये भी पता चल जाएगा। नहीं, वो लगी हो तो गूगल में भी है, वो तो हमने इतना तो रिसर्च कर ही लिया। हाँ, तो गूगल में बता रहा है, और 1988 ही बता रहा है। ठीक है, तो 48 में उनका जन्म हुआ था, 88 में उनकी डेथ हुई थी। और ये सब तो गूगल में है, तो ये तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर वो चाहें तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। और अब वो गए या नहीं गए ये तो उनको पता है। बट हाँ, इस चीज़ का उनको रेलेवेंस मिल गया कि ये मेरे मुंह से पंजाबी कैसे निकली थी। उन्होंने अपने आप को, फ्लैश लाइट्स हुआ करती थी तब कैमरन की। हाँ। तो वो फ्लैश लाइट्स चलते हुए देखा, कंटेसा गाड़ी देखी, फिएट देखी, अपने पास 2-3 गाड़ियाँ थी। तो उस टाइम की वो गाड़ियाँ उन्होंने देखी अपने पास। और किसी ने आके उनको गोली मारी, सामने से आके गोली मारी, तो ये देखा। उसके बाद इनफैक्ट मैंने पहली बार, क्योंकि मैंने पंजाबी मूवीज़ कभी देखी नहीं हुई, तो मैंने यूट्यूब में रिसर्च किया कि वीरेंद्र ब्रदर ऑफ धर्मेंद्र मूवी। तो मैंने एक मूवी देखी जिसमें दोनों इकट्ठे इनएक्ट कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे भी नहीं मालूम था इस बारे में, इवन दो आई एम पंजाबी, बट मेरे को भी इस बारे में मालूम नहीं था।
तो ये चीज़ें भी तब मालूम पड़ी। अभी देखो अब कितना बड़ा रेलिवेंस निकला है। हाँ। ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ? धर्मेंद्र जी का कोई भाई भी था, वीरेंद्र था, और वो भी सुभाष ढींडसा जिसका नाम था, ढींडसा, या हो सकता प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ, बट सुभाष तो था फर्स्ट नेम। ठीक है, तो वो इतना बड़ा रेलिवेंस मिला है, अब इससे ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि कोई अपनी पास्ट लाइफ में गया और फिर वहीं अटक गया, या वो आया तो आपके साथ परेशानी सॉल्व करने को लेके था, लेकिन उसने अपनी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी देख ली कि उसके बाद वो और डिस्टर्ब हो गया और हमेशा के लिए डिस्टर्ब रह गया। देखो, जब कभी भी हमारे पास कोई आता है, अब ये क्वेश्चंस ना एक बार हो सकता है मैं आपसे दोबारा पूछूं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 आंसर देने वाला हूँ। ठीक है। अभी पहले मैं आंसर दे रहा हूँ कि कोई हमारे पास आया और वो डिस्टर्ब्ड हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर, और मैं सीधा ऐसे नहीं कहता, जैसे वो मूवी आई थी ना मुन्ना भाई MBBS, मामू तेरी तो वाट लग गई है, आ तो लेट जा तेरा ऑपरेशन करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं करता कभी भी। अच्छा। मुझे टाइम लगता है, मुझे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं उनसे बात करने में, क्योंकि अनटिल अनलेस मैं उनको पूरी तरह से समझूं और मुझे लगे कि वाकई में इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी मैं उसका वो सेशन करता हूँ। हाँ। ठीक है, कोई सेशन करवाने आया, पता चले जी कि उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। अब आप सोचिए ना कि अगर मान लीजिए आपको बुखार है, हाँ। तो बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। ठीक है, वो बुखार हो सकता है वायरल की वजह से हो, बुखार हो सकता है कि आपकी विजडम टूथ अकल दाढ़ आ रही है, उस वजह से भी हो सकता है। बुखार हो सकता है कि आपको टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। तो अगर आपको टाइफाइड है और मैं आपको दवाई दे रहा हूँ जी, तो पता नहीं होगा नहीं होगा ठीक, पर टाइफाइड तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डायग्नोज नहीं होगा तब तक आपका इलाज नहीं होगा। तो वो 2-3 घंटे जो लगते हैं वो सिर्फ यही समझने के लिए लगते हैं कि वो लाया क्या है और उसे चाहिए क्या। और ये सिर्फ फिज़िकल क्लाइंट के साथ नहीं होता, ये ऑनलाइन क्लाइंट के साथ भी होता है, जिनका जूम पे सेशन होना होता है, उनके साथ भी ऐसे किया जाता है। उनसे फ़ोन पे बात की जाती है, जहाँ ज़रूरी होता है वीडियो कॉल पे भी बात की जाती है, जहाँ ज़रूरी होता है वो नॉर्मल कॉल पे बात की जाती है। डिस्कशन जब तक नहीं होगा तब तक उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक मैं स्क्रिप्ट कैसे बनाऊँगा, तब तक मैं उनसे उनका सेशन ही कैसे करूँगा। ठीक है, तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम उनको मना कर देते हैं कि आप सेशन मत कराओ। एक केस आया था मेरे पास, एक आंटी आई थी रोपड़ से, तो वो आके कहती हैं कि सेशन करना है जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्यों करवाना चाहते हो? मेरे हस्बैंड बड़ी जल्दी चले गए। तो शी वॉज इन हर 70s। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड को गए कितना टाइम हो गया? तो कहते 5 साल बड़े थे, 2-3 साल हो गए। अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये उनका कॉन्टेक्स्ट था। तो उन्होंने कहा भी मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए। मैं कहा मैम, मेरे दिमाग में तो यही आया कि ठीक ठाक एज में तो गए हैं, कौन सा बहुत जल्दी चले गए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ। तो लाइफ के बारे में ये था, दोनों बेटे इनके ऑस्ट्रेलिया में थे। एक जून जुलाई के आसपास आता है जब उनकी विंटर वेकेशंस होती हैं, यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, और एक क्रिसमस हॉलीडेज़ के टाइम पे आता है। तो दोनों साल में 2 बार, एक बार आते हैं। डेली उनकी वीडियो कॉल पे बात होती है और कहती हैं कि मैं अपने घर में आज तक कभी किचन में कोई काम नहीं किया मैंने। मेरे पास मेड है, बट फिर भी मेरे घर में कोई ना कोई आया रहता है और मुझे उठने भी नहीं देता। वो खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मैं भी खाती पीती रहती हूँ सारा दिन। मैं कहा और क्या करते हो? कहती मैं कमेटियाँ वोटियाँ भी करती हूँ, मैं पार्लर भी जाती हूँ, तो मतलब मेरी लाइफ सेट है। तो मैं कहा मैम कोई और आपके साथ प्रॉब्लम हो? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। मैं कहा तो छोड़ो ना, क्यों फास्ट लाइफ करवा रहे हो? हाँ। तो कहती क्यों पुत्र? तो मैंने कहा भाई आंटी, आपने कहीं देखो, आप एज देखो आप कितनी है, अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा देख लिया तो मैं कहा उल्टा आप इतनी अच्छी लाइफ को और ख़राब करके बैठ जाओगे, दिमाग में एक नई चीज़ लेके बैठ जाओगे। तो आगे से कहती हैं पुत्र मैं तो पैसे देते, भाई सेशन कराने के पैसे दे दिए मैंने। हाँ। तो मैं कहा मैम कोई बात नहीं, इतनी देर बात की है, कोई कंसल्टेशन काट के बाकी पैसे आप ले लो। तो बस ये कर दिया हमने। अच्छा। तो ऐसा हर किसी का हम सेशन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक और आए थे सज्जन मेरे पास, आई डोंट रिमेंबर कि वो हरियाणा में कहीं से आए थे। वो आए सेशन कराने के लिए, मैंने उनके सेशन के लिए मना कर दिया। उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, तो मैंने कहा नहीं आपको सेशन नहीं बनता, आप रहने दो, सेशन मत कराओ। तो जितना मैं बता सकता था उनकी हॉरोस्कोप से मैंने चीज़ें बता दी।
अच्छा। और मैंने उनको ये भी बताया कि ये जो आपका फेज़ चल रहा है ना मनी इशू का, वो टेम्परेरी फेज़ है, इतने टाइम के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा और ये आपका इस टाइम पीरियड से ख़राब चल रहा होगा। तो कहते हैं हाँ सही कह रहे हो आप, इसी टाइम पीरियड से मेरा काम ख़राब चल रहा है। तो मैं कहा सर अगर वो टाइम पीरियड सही बता रहा हूँ तो ये टाइम पीरियड भी सही बता रहा हूँ ना। हाँ। तो ठीक हो जाएगा, इसका पास से कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ो ये कहानियाँ। तो उनका भी वही हुआ, हमें उनका फिर रिफंड उनका भी करना पड़ा। अच्छा, तो बट ऐसे इट इज़ नाइस कि मैं आपके पास जाऊं तो आप मुझे ये भी बता देंगे कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है। मैम ज़बरदस्ती आपके मुंह में मैं विटामिन थोड़ा डालता रहूँगा। आपका विटामिन डी ठीक है, मैं ज़बरदस्ती आपको विटामिन डी की गोली क्यों खिलाऊंगा? नहीं, बट ये अब बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का कंसर्न यही होता है कि मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो आपको सही गाइड नहीं करते हैं। सर देखो, फीस लेके वापस करना वो किसी भी प्रोफेशन में कोई भी हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बात हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है कि रिफ़ंड नहीं होगा, बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें मैं खुद अपफ्रंट मना कर देता हूँ। अब मेरे पास एक आए थे सरदार जी थे, ही वॉज अराउंड 75 और 80। उस एज में किसी को मैं जो प्रैक्टिस देता हूँ वो उनसे प्रैक्टिस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, जब मैं उनसे वो प्रैक्टिस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता तो फिर मैं उनको रेडी कैसे कर दूँ सेशन के लिए? तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि आप आकाशिक करा लो। कहते नहीं, कराना था मैं आप ही है। तो मैं कहा फिर सरदार जी मेरे तो हाथ जुड़ गए। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा आपका। तो फिर मैंने उनको रिफ़ंड किया। ये क्या है, थोड़ा बताएंगे कि आपने उनको मना किया PLR करने के लिए और आपने कहा कि आप आकाशिक करा लो, ये क्या डिफरेंस है? देखो कई बार क्या होता है, हम मेंटली या फिर इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते, हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। अब डेथ इन द फैमिली केस था, जब डेथ इन द फैमिली होती है तो आपके इमोशंस वैसे ही बहुत उधड़े होते हैं, राइट। अब आपके इमोशंस ख़राब हैं तो फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होगी, राइट। मेंटालिटी भी उतनी डाउन होगी, हर बात में आप डिप्रेसिव ही हो गए। आप जो डिप्रेसिव है मैं उसको रिलैक्स कैसे कराऊँ, उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस देता हूँ। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, वो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। और थोड़ा बहुत उसमें आपको सांसों की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो कहते हैं मैं सांस लंबी खींच ही नहीं सकता, मेरे को एस्थमा की प्रॉब्लम भी है। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आपका सेशन करूँ। भाई कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम लेने वाली बात है ना अपने नाम पे। तो मैं कहा देखो सर यहाँ तो आकाशिक करा लो। वो कहते नहीं बेटा वो तो मुझे खुद ही कराना है, मैं खुद ही देखना चाहता हूँ। तो मैं कहा नहीं फिर सर आप वापस ले लो। क्या डिफरेंस है आकाशिक और PLR का? आपका पास्ट लाइफ आप ही के मन में है, ठीक है। मैं आपको आप ही की मन की गहराइयों में लेके गया और आपने खुद देखा, तो वो पास्ट लाइफ कहलाता है। अब जैसे अब आपकी ईमेल है, कोई जीमेल अकाउंट होता है, तो उसमें जितनी भी ईमेल्स हैं वो या तो आपके जीमेल अकाउंट में, चाहे स्पैम में पड़ी है चाहे इनबॉक्स में पड़ी है, एक दूसरा रिकॉर्ड उसका जीमेल के या गूगल के सर्वर पे होगा। उसी तरह से हम सब लोगों के भी जो एक सर्वर है वो चित्रगुप्त जी लेके बैठे हैं, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, जहाँ पर हमारा बही खाता चल रहा है। तो अगर आप नहीं देख सकते तो मैं वहाँ से एक्सेस कर आपके जो भी कर्म थे, अच्छे थे बुरे थे, जो आपकी पास्ट लाइफ इस लाइफ के साथ कनेक्टेड है, वो देखकर मैं आपको बताऊंगा। इसे आकाशिक कहते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सर्कल चलता है, या तो आप जाओ या फिर मैं बाहर से देखूंगा। मैं आपके मन में नहीं गहराई में जा सकता, राइट। तो फिर मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं सर्वर पर जाऊँ, वहाँ से जाके आपको देख के आऊँ। कोई कहता है कि वहाँ पर लाइब्रेरी है, कोई कहता है कि वो सर्वर है, कोई कहता है कि वो चित्रगुप्त की किताब है, व्हाटएवर। चित्रगुप्त की किताब तो ऐसी है कि वो नैनो सेकंड्स में आपके सारा रिकॉर्ड निकाल के रख देगा सामने। तो वहाँ पर तो आपको ऐसे नहीं करना ना, कोड नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। हाँ। उसके लिए भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेके जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम ABC है, डॉटर ऑफ XYZ, तो हो सकता है ABC डॉटर ऑफ XYZ कई सारे ऐसे लोग हों, राइट। पर आपके पेरेंट्स के नाम के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपका गोत्र, आपके हस्बैंड का नाम, अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ तो वो अलग अलग फ़िल्टर्स लगाने के लिए मांग रहा हूँ, ताकि वो फ़िल्टर लगा के आप ही की लाइफ को एक्सेस करके आकाशिक से मैं आपको देख कर बता सकूँ। सो दैट्स द होल आइडिया। अब वो उन्होंने मना कर दिया तो फिर उनको भी रिफंड किया। तो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ, हमारी भी कंपनी पॉलिसी यही है कि नो रिफंड्स, बट
कई बार ये कॉल लेनी पड़ती है और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मुझे ये बताइए कि मैंने अगर गूगल से कोई रास्ता पूछा तो वो मुझे एक साथ 2-3 रास्ते बता देता है। एक में बताता है इसमें टोल लगेगा, इसमें टोल नहीं लगेगा, ये थोड़ा लंबा वाला रास्ता है लेकिन इसमें आपको जाम नहीं मिलेगा। अब मेरी मर्जी होती है मैं उसमें से क्या सेलेक्ट करूं। तो पास्ट लाइफ किया जाए या आकाशिक कराया जाए, रिजल्ट एक ही आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट एक ही आएगा। पहुंचना तो आपको उसी डेस्टिनेशन पे है ना। हाँ। तो रिजल्ट वही आएगा, वही पास्ट लाइफ पता चलेगी, बट या आप देखोगे या मैं देखूंगा। अभी मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं अपनी कोई परेशानी आपके पास लेके आई, लेट्स से आपने जो एग्जांपल दिया कि मुझे सीने में दर्द रहता है। अब बहुत से मेरे तो पिछले जन्म हो चुके हैं, मुझे कृष्ण से प्रेम है, अचानक से ये प्रेम उमड़ रहा है जबकि मेरे परिवार वाले तो इस प्रथा के ही विरुद्ध हैं। अब मेरा तो पिछला बहुत सा जन्म हुआ होगा, तो एग्जैक्टली मैं उसी जन्म में कैसे पहुंचूंगी जहाँ पे रूट कॉज है, जहाँ मेरी प्रॉब्लम का हल है? क्या ये एक ही बार में हो जाएगा या आपको कई सेशन देने पड़ेंगे, मुझे कई बार मेहनत करनी पड़ेगी और मैं फिर भी नहीं पहुँच पाऊँगी? देखिए, कई लोग एक ही सेशन में कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स उनके क्वेश्चंस कितने हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि किसी के बच्चों की प्रॉब्लम होती है, किसी की मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, किसी के करियर की प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों हैं। तो उसके लिए हम एक पास्ट लाइफ में पहुँचे। तो पहली चीज़ तो ये कि पहला वो आवाहन होता है, हम किसको कॉल कर रहे हैं, कौन सी लाइफ में जाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो आवाहन करते हैं और वाहन से हम उसी लाइफ में पहुंचते हैं जो लाइफ हमारे इन क्वेश्चंस के साथ रिलेवेंट होती है। ठीक है, तो हम वहाँ गए। अब हम ये मान लेते हैं कि एवरेज एज जो थी वो 80 साल थी। अगर 80 साल थी तो फिर वो पूरी लाइफ देखने के लिए आपको 80 साल वहाँ रहना पड़ेगा, राइट? ये तो आप कर नहीं सकते। हाँ। ना मैं कर सकता हूँ, इतनी देर तो मैं भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फास्ट फॉरवर्ड में मेन इवेंट्स पे पहुँचोगे। यही काम तो मेरा है, नेविगेट करना, कि आप इस पॉइंट पे पहुंचो, अब आप इस पॉइंट पे पहुंचो, अब आप ये देखो, अब आपने ये क्या किया, अब आपने वो क्या किया। बट उसके साथ साथ मुझे आपको आपकी फैमिली दिखानी है, आपका घर दिखाना है, आपकी जगह दिखानी है, वो कौन सा टाइम पीरियड था वो दिखाना है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी है। उसके बाद आपको मेन इवेंट्स पे लेके जाना है। यानी कि 80 साल की आपकी लाइफ को पहले तो मुझे 2 या 2.5 घंटे में श्रिंक करना है, समराइज करना है। अब उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वो कृष्ण प्रेम वाला भी बर्थ जानना है, तो मैं उसका भी आह्वान करूँगा कि ऐसी कौन सी लाइफ थी जिसमें मैं कृष्ण से जुड़ी थी, राइट? तो फिर हम आपको पास लाइफ में और पास में लेके जाएंगे। या हो सकता है कि आपकी एक लाइफ थी आज से 4 जन्म पुरानी, उसमें आपको रेलेवेंस मिल गया आपके करियर का या फिर आपके रिलेशनशिप का। पर कृष्ण प्रेम जो है आपका उससे अगले जन्म में शुरू हुआ, क्योंकि आपको शायद कोई गुरु मिल गए जिन्होंने आपको ये इस राह पर लगाया। तो फिर हम उस जन्म का आह्वान कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं पीछे ही जाएंगे, वो आगे का जन्म भी हो सकता है। तो हम उस जन्म में पहुँचे, हमने वो कारण जाना, कौन से गुरु थे अगर थे तो, या कौन सा ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से आपका कई बार विश्वास बन जाता है। कई बार होता है, मेरे को याद है एक सिख फैमिली से थे, वो अमृतसर की बात है। अमृतसर में एक मंदिर है, शिवालय मंदिर। तो कहीं जा रहे थे, उनके ना बड़ी मनी ब्लॉकेज चल रही थी, बहुत मनी की प्रॉब्लम चल रही थी। तो कहीं पर जा रहे थे किसी से पैसे की हेल्प लेने के लिए, पैदल जा रहे थे। जाते जाते मंदिर के सामने से निकले और मंदिर के सामने उन्होंने सर झुका के इतना बोला कि भगवान, अगर मेरा आज ये काम हो गया तो मैं पहली बार लाइफ में आपके दर पे आके जल जरूर चढ़ाऊँगा और मेरा विश्वास आप में अटूट हो जाएगा। वो गए और उनका काम हुआ। उसके बाद आके वापसी में उन्होंने जल चढ़ाया। तो एक सिख इंसान जिसने कभी मंदिर के अंदर जाके नहीं देखा था, क्यों? ऐसा नहीं विश्वास नहीं करते थे, इसलिए नहीं जाके देखा था कि मेरे को मालूम नहीं वहाँ जाके करते क्या है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कि होता ना, हमें रिचुअल्स नहीं मालूम होते, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ। कहीं झुकना कहीं और हो, झुक मैं कहीं और जाऊँ। तो होता ना मन में, जब आपको पता ना हो अंदर जाके करते क्या है। हाँ। तो बस वो किसी को पकड़ के अंदर लेके गए, मेरे को पता है अंदर माथा कैसे टेकते हैं, वो जल कैसे चढ़ाते हैं। तो ये विश्वास उनका शिव जी में कैसे आया? उस एक इंसिडेंस की वजह से आया।
तो क्या पता आपकी भी पास लाइफ में कृष्ण भक्ति का जो विश्वास था वो किसी इंसिडेंट्स की वजह से आया हो या किसी गुरु के मार्गदर्शन की वजह से आया हो। तो वो उस लाइफ में पहुंचकर आपको पता चलेगा। तो ये एक सेशन में भी हो सकता है और मल्टीपल सेशंस में भी हो सकता है। क्योंकि आपने ये कहा कि आप जो भी लोग आपके पास आते हैं उनको कुछ प्रैक्टिसेस देते हैं करने के लिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्या वो प्रैक्टिस कौन सी है ये आप यहाँ पॉडकास्ट में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है किसी का भी स्ट्रेस फ्री होना। हमारी लाइफ शुरू होती है ना जब बचपन में, तो छोटे जब हम होते हैं तो हमसे हमारे साथ चैलेंजेस क्या आते हैं, आपके ये गलती कैसे होगी, आपने बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा कैसे डाल दी। हाँ। ठीक है। और शीतल लिखना है, शीतल में बड़ी की मात्रा आती है शी में, तो छोटी की मात्रा डाल दी, आपने गलत लिख दिया तो आपके मार्क्स कट गए। ठीक है। शीतल जल, तो आपके मार्क्स कट गए। नहीं, आपने गलती की, आगे से अच्छे से करना है, पढ़ो 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 और पढ़ो। तो वो क्या हो रहा है, हम बच्चे पे स्ट्रेस डालते जा रहे हैं। ठीक है। फिर हम करते हैं, अच्छा अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपको ये लेके देंगे। ठीक है। तो हमने थोड़ा मोटिवेशन के तरीके से पर उस पर स्ट्रेस डाला ताकि उसके मार्क्स आए। तो जब तक तो वो स्ट्रेस ऐसा डलता जा रहा है जो मोटिवेशन बन रहा है तब तक तो ठीक है। पर कभी कभार बच्चे आकर अपने 17-18 साल की एज में एकदम से पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं जा रहा, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। वो होता है क्रूशल टाइम, और उसी टाइम में उनसे पढ़ाई नहीं होती, यानी कि वो स्ट्रेस में आ गए। आपने कभी देखा है 17-18 साल के बच्चे भी तो वो कैसे आते हैं? इसी वजह से आते हैं, चैलेंजेस की वजह से। हर किसी का स्टेट ऑफ माइंड तो एक जैसा नहीं होता। तो वो जब स्ट्रेस ले लेते हैं तो इसका मतलब किसी का भी स्ट्रेस जो है वो बचपन से शुरू हो जाता है। वो कब तक चलता जाएगा हमें नहीं पता, और हमारे पास कब वो इंसान आएगा पास्ट लाइफ के लिए हमें नहीं पता। अब वो जब भी आया तो मुझे तो ये चाहिए ना कि वो अपना स्ट्रेस छोड़े, तभी तो रिलैक्स होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, मुझे एक एक्सरसाइज चाहिए होती है जिसमें वो थक जाए। तो सांसों की एक्सरसाइज कराई जाती है। सांसों को ज़ोर से अंदर लेना, ज़ोर से बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना। जब हम बार बार ऐसे करते हैं ना, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, तो इनहेल तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम बार बार जब एक्सेल करते हैं तो उसको कैथराइसिस कहते हैं। बार बार ऐसे करने के बाद फिर हम उनको कहते हैं कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी इंसान आ रहा है, जिससे भी आपको द्वेष है या जो भी आपको लगता है कि मेरे उसके साथ ऐसे टर्म्स ठीक नहीं है, तो आप जो भी उसको रिएक्ट करना चाहते हो, मुक्का मारना चाहते हो तो हवा में मुक्के मारो, हंसना चाहते हो तो ज़ोर ज़ोर से हंसो, रोना चाहते हो तो रो लो, अपना मन हल्का कर लो। पर ये अकेले में किया जाता है, क्योंकि ऐसा अगर कोई 4 लोगों के सामने करेगा तो लोग उसको पागल समझेंगे। हाँ। ठीक है। तो वो बंद कमरे में करते हैं ऐसे लोग। फिर उसके बाद जब वो थक जाते हैं, जंप कर करके, रो के, हंस के, जो भी करके, तो फिर हम उसके बाद उनको बोलते हैं आप लेट जाओ। तो ये पूरी एक्सरसाइज को कहा जाता है कैथराइसिस। ठीक है। ये तकरीबन 18 मिनट की है। उसके बाद क्या है, एफर्मेशंस होती हैं। जब इंसान थक जाता है ना तो उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, दिमाग की बत्ती जग जाती है, वो कुछ भी ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उस टाइम में हम एफर्मेशंस की ऑडियो लगा देते हैं। अब वो 10 मिनट चलती है। उसके बाद एक होता है ब्रेन वेव म्यूज़िक। अब ब्रेन वेव म्यूज़िक जो होता है वो थोड़ी इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। हम उनको स्पेशली कहते हैं कि आप हार्ड सरफेस पे लेट के कीजिएगा। जैसे कारपेट बिछा के आप कर सकते हो फर्श पे। तो क्या होता है, जब आप जैसे गद्दे पे लेटे हुए हो तो एक कुशन होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त, तो वो आपको ऐसे ऐसे वाइब्रेशन नहीं देगा। बट जब आप हार्ड सरफेस पे लेटते हो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन देता है। तो जितना आपको वाइब्रेशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स हो गए। हमारी ब्लड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना ऑर्बिट कई बार छोड़ देते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा यहाँ ब्लड निकल रहा है पर उनको पता ही नहीं है। हाँ। फिर उनको बताया तो तेरा खून निकल रहा है, तो क्या हुआ, आंखों ने वो मैसेज दिमाग तक पहुंचाया, तब उनको दर्द महसूस होता है। अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि ब्लड ने वो मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचाया। यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर जो ऑर्बिट था वो छूट चुका है, श्रिंक हो गया। तो वो उस ऑर्बिट को वापस लाने के लिए ही ये एक्सरसाइज कराई जाती है। जब उनकी 15-20 दिन की एक्सरसाइज हो जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि अब वो रिलैक्स्ड हैं, पहले से बेटर हैं, अब वो सेशन में जाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज पास्ट लाइफ में जाने के सिर्फ 8% चांसेस होते थे जब मैंने सीखा था। पर इस एक्सरसाइज के बाद मैंने देखा कि आज तक मेरे 80-90% के चांसेस हो गए हैं। तो 80-90% लोग जो हैं वो सेशन में जा पाते हैं, वो देख पाते हैं अपनी पास्ट लाइफ। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया। हाँ, 8% कहा और 80-90%। 10 टाइम्स हो गया, 10x हो गया। हाँ। राइट। और अब
एक बात सोचो, आपने एक चीज़ और बोली थी कि लोग कहते हैं कि हम इतनी फ़ीस नहीं भर सकते। अरे जिसने अपनी जेब काट के फ़ीस भरी होगी उसको उसके चाहिए ना कि जो भी उसने किया है, जिस पर्पस के लिए भी किया है, उसको जवाब तो मिले। ठीक बात। तो मेरी कोशिश ये है कि यार जिसने पेमेंट की है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेमेंट, इट्स अबाउट कि जो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आया उसको उसका सोल्यूशन भी तो मिले। अगर उसका पास्ट लाइफ में सोल्यूशन है तो फिर वाई नॉट। वो सब कुछ तो कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो तभी तो हम उसको सेशन में लेके जाते हैं। तो हम थोड़े से डिले ज़रूर करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कराते हैं, पर हमारी कोशिश ये होती है कि भैया हर कोई जा सके। अब वही बात है, मामू लेट जा तो फिर मामू के तो चांसेस भी कम है। हाँ। ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स द होल स्टोरी कि ये ऐसे काम किया जाता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ रह ना जाऊँ। मेरे को याद आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ। कि मैं वहाँ रह ना जाऊँ। हाँ। देखो सिंपल सी बात है, आप अपनी चेतना को, ठीक है, सिर्फ अपने मन की गहराई में लेके जा रहे हो, तो आपका शरीर तो यहीं पर है, आपकी जान यहीं पर है, आपके पांचों तत्व यहीं पर है, सिर्फ चेतना जा रही है कुछ समय के लिए। अगर मैं वहाँ ले जाकर आपको छोड़ दूँ ना तो क्या होगा, आप नींद के इतने नज़दीक होगे कि आप सो जाओगे। ठीक है। अच्छा। और 15-20 मिनट के बाद आप उठ जाओगे। तो जितना देखा होगा उतना याद रहेगा। हाँ। उसके आगे के लिए नेक्स्ट सेशन करेंगे। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पर जाके आपको छोड़ दूँ तो, पर मैं क्यों छोड़ूंगा किसी को। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ, किसी का सेशन कर रहा हूँ, तो कंप्लीट ही करना चाहूँगा ना। हाँ। तो अगर कोई सोचता है कि हम अगर वहाँ रह गए तो, या ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है कि चलो वाईफाई का डिस्कनेक्शन हो गया है, कुछ हो गया। हाँ। अरे कई बार तो होता है कि लोग सो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि चलो लाइट चली गई, वाईफाई चला गया उनका। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम तो बैकअप लेके ही चलते हैं। बट मान लो कि कोई ऐसा है जिसका बैकअप नहीं था, उसका डिस्कनेक्शन हो गया, तो 15-20 मिनट के बाद उसका मैसेज आ जाता है, सर नाउ व्हाट। तो इसका मतलब वापस आ गया। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी का जवाब ना आया हो या क्वेश्चन ना पूछा हो उसने। हाँ। तो इसका मतलब आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं, और होने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब वर्ल्ड में कहीं भी कोई इस समय कोई आपको देख रहा है, चाहे वो इंडिया के एक तो किसी भी सिटी में है, अब्रॉड में है, तो वो सब आपसे ऑनलाइन भी PLR करवा सकते हैं। ऑनलाइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब जैसे ऑनलाइन भी हमारे चैनल पे चढ़ाए हुए हैं, जूम पे जो हम करते हैं। अच्छा। ठीक है। और एक सज्जन थे जो ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, 2 साल के थे जब उनके फादर जो थे उनको पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान में पढ़ाई हुई, उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके गए। यूके से वापस आए, आने के बाद उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई पाकिस्तान में। फिर उसके बाद वो कनाडा चले गए, वहाँ पर कुछ काम किया, वहाँ की नेशनैलिटी मिली उनको, यानी कि वो कैनेडियन है। फिर वो यूएस में चले गए, वहाँ जाके अपना बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में ज़्यादा हैं, कनाडा में कम है। और जब उनका पास लाइफ किया गया, सोचो यूएस में किया गया, जूम पे किया गया, तो जब उनका पास लाइफ किया गया तो उन्होंने अपने आप को एक ऋषि का बेटा देखा, वे बैक। और ऋषि कौन से थे? ऋषि भारद्वाज, उनका बेटा देखा, वे बैक। हाँ। अब आपने शुरुआत में हमने पॉडकास्ट शुरू इसी से किया था। और उन्होंने सोचो, जिसने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई है, जिसने पाकिस्तान में स्टडीज़ की हैं, वो आगे मुझे गायत्री मंत्र सुना रहा है। तो ये शॉकिंग है। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। अच्छा, क्योंकि आप आकाशिक करके दूसरे की पास्ट लाइफ देख सकते हैं, तो क्योंकि हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या आपने किसी सेलिब्रिटी का कभी देखा है, क्या मोदी जी की किसी ने पास्ट लाइफ देखी है। सुशांत सिंह के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी हुई है। तो आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का, किसी पॉलिटिशियन का ऐसा आकाशिक देखा हो या उनकी पास्ट लाइफ जानते हो? देखिए मैम, इसमें ना एक दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जब तक आपको परमिशन ना हो आप किसी के बारे में बता नहीं सकते। जैसे मैंने विट्ठल का नाम लिया था। हाँ। तो मैंने बोला था कि मेरे को परमिशन है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ ऑन कैमरा। ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक मेरे पास किसी की परमिशन नहीं है तब तक मैं किसी की पास्ट लाइफ क्यों देखूँगा। आप एक बात सोच के देखिए, आपका घर है, आपके घर में बहुत बड़ी विंडो है, मैं बाहर से ऐसे झांक रहा हूँ, इज़ इट अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? बैड हैबिट।
तो जब ये विंडो के अंदर देखना बैड हैबिट है, तो मैं किसी की लाइफ में ऐसे झांकूं तो क्या है ये, उससे मुझे कितना भार आएगा। पर जो शख्स जा चुका है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जो चला ही गया इस दुनिया से, और कई लोगों की असमय मृत्यु होती है, शेफाली जरीवाला, हाँ। तो इन जैसे लोग, अब जो चला ही गया वो तो परमिशन देगा नहीं, तो उस कंडीशन में जो लोग ये Family क्लेम करते हैं, members, ओके, अब जब तक मेरे पास कोई आएगा नहीं, मैं क्यों करूँगा। विदाउट एक्सेस आप ये बोल रहे हैं, इधर फैमिली मेंबर और दैट पर्सन, पर मैं उस इंसान की कुंडली देख सकता हूँ, कुंडली देखी जा सकती है। बट आप बोलो कि हाँ आप उसकी पास्ट लाइफ देखो, तो मैं किस वजह से देखूं, क्यों मैं उसकी लाइफ में पोक करूं। क्या पता सुशांत सिंह राजपूत ने अभी तक जन्म लिया या नहीं लिया, वो कौन सी योनि में है, प्रेत बन गया या आगे जन्म ले चुका है। मैं अगर उसकी लाइफ में झांक रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसके किसी न किसी पास्ट लाइफ में जाऊँगा या फिर उसके करंट लाइफ देखूँगा। तो ये इंटरफेरेंस नहीं है क्या? डेफिनेटली है, राइट। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जाना चाहती हैं जी, फॉर एग्जांपल आपको अब्रॉड जाना है, आपकी फ़्लाइट की टिकट है, मैं एयरपोर्ट पे कॉल करके बोल दूँ इस फ्लाइट में बॉम्ब है, और आपका तो ट्रिप सारा ख़राब हो गया, राइट, ठीक है। तो वो तो इंटरफेरेंस है ना। उसके लिए मुझे क्या होगा, मुझे पकड़ के मेरी पिटाई की जाएगी, बिल्कुल, थोड़ा सजा समय होगी। लग सकता है, हाँ, लेकिन पकड़ा तो जाएगा। पकड़ा हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या भगवान मुझे छोड़ देगा? ठीक बात। ठीक है। तो मैं क्यों ऐसे पोक करूं? ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके किए भी गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला, तो उनका मैंने पास्ट लाइफ किया, पर उनका क्वेश्चन डेथ से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, ठीक है, उनका क्वेश्चन ये था, जिन्होंने भी उनके फैमिली मेम्बर ने मेरे को परमिशन दी थी, तो उनका क्वेश्चन ये था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको इतनी जल्दी फेम क्यों मिला। ओके, भाई लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, एंड ही वॉज अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड कि जब उन्होंने एक वर्ल्ड बेस्ट मॉडल बने थे, और उसमें भी मेरे ख्याल में 40-50 तो इंटरनेशनल मॉडल्स थे, उनके बीच में से वो सिलेक्ट होके आए थे। तो सबसे पहला तो उनका एक्सपोजर यही था। उसके बाद उन्होंने कितने ही प्रोग्राम्स किए, कितने ही शोज़ किए, कई तो उनको अवार्ड्स मिले, फिर बिग बॉस में जाके विनर बने, फिर खतरों के खिलाड़ी एंड व्हाट नॉट। तो कितना कुछ तो उन्होंने किया। उनके रिलेशनशिप जो है वो शेफाली के साथ भी रहा था और किसी के साथ भी रहा था, फिर एट द एंड हमने शहनाज के साथ भी देखा था। तो ये उनका क्वेश्चन बस एक ही था कि उसको फेम क्यों मिला। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, फेम क्यों मिला। मुझे नहीं जानना शेफाली से क्या रिलेशन था, इससे क्या रिलेशन था, उससे क्या रिलेशन था, मुझे बस फेम जानना है, फेम क्यों मिला। तो उसके लिए वही बात है, अब आपके अगर क्वेश्चन एक ही है तो मैं एक ही क्वेश्चन का लेके आह्वान करूँगा। हाँ, तो मैंने जो उसका आह्वान किया उसमें पता चला कि वो तकरीबन 1523 में उनका जन्म हुआ था। दिस इज़ नॉट द लास्ट बर्थ, वो बर्थ है जिससे इनके फेम का कारण पता चला। तो 1523 में उनका जन्म हुआ था, तब वहाँ पर राजा धर्म सिंह थे या धर्मचंद थे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। ये भी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। अच्छा, तो ये वहाँ पर हुक्म चंद थे या हुक्म सिंह थे, ऐसे हुक्म करके नाम था इनका। और ये वहाँ के जैसे होता है ना कि छोटे छोटे राज्यों के जासूस होते हैं कि आसपास के राज्यों में क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। उस टाइम में ना हुमायूं का बहुत था, हुमायूं इंडिया में ही थे और अकबर ने भी जन्म ले लिया हुआ था। तो उस टाइम में ये था कि भाई ये मुगल्स हमारे साथ क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। तो इनका काम क्या था कि आसपास के कई राज्यों में जाकर वो देखना कि हमारे अगेंस्ट कुछ हो तो नहीं रहा। तो ये बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ला के देते थे, जिसके बेसिस पे ये अपने राज्य को, राजा जी जो थे वो बचा लेते थे। और कई बार वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुगल्स के साथ भी शेयर की, जिस वजह से एक टाइम पर आके, ये भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, एक टाइम पे आकर अकबर ने राजा जी को महाराजा की उपाधि दी थी। तो यानी कि उनके एक्सट्रीम फेम का कारण कौन बना? वो हुक्म चंद। तो जिस तरह से वो उनके फेम का कारण बना था, वही फेम जो ड्यू था उसका, वो उसको इस जन्म में मिला। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वो कारण था इसका।
अब जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वो आंसर मैंने दे दिया, हाँ. वो देख के दे दिया। और ये भी उनकी शायद सितंबर में डेथ हुई थी और दिसंबर में उनका ये आकाशिक किया गया था, तो ये 3 महीने के गैप के बाद किया गया था। पर पता नहीं मुझे क्यों चूज़ किया गया। हाँ. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास आपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में पूछा तो आपने देखा होगा यूट्यूब में काफ़ी फेमस हैं अरमान मलिक, पायल मलिक। ठीक है, तो पायल मलिक का भी मैंने पास लाइफ किया, उनका तो मैंने दुबई में किया था। अच्छा. ठीक है, तो उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती थी, अपनी मदर के बारे में, उनके सिबलिंग्स के बारे में। तो उनका जो रेलेवेंस मिला था वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैंने पायल मलिक का किया था। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने मना किया हुआ है। तो उनके जो पास लाइफ चढ़ाया गया था उसमें भी सिर्फ माँ वर्ड बोला उन्होंने, यही दिखाया गया था, उसके आगे नहीं दिखाया गया था कुछ भी। फिर पायल ने ना एक बार बिग बॉस में आई थी वो, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, कहते कि बिग बॉस के टाइम पे वहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बोला था कि अरमान का आपकी तरफ से ध्यान हट गया। ठीक है, तो उसी से पहले उन दोनों के मतलब पायल और कृतिका 2 वाइफ्स हैं, तो उन दोनों के बेबीज़ हुए थे। ठीक है, तो उससे लास्ट सीज़न में वो छोटे बेबीज़ बहुत छोटे थे, तो इस वजह से वो आ नहीं पाई थी। तो जिस सीज़न में गए उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा, शायद ये लास्ट दिसंबर की बात है जब मेरा वो पॉडकास्ट हुआ था उनके साथ, उनके चैनल पे भी मेरे चैनल पे भी वो। तो कहते कि क्या ये सच है, क्या आप मेरी कुंडली देख के बता सकते हो। और जिस टाइम में पॉडकास्ट किया गया था उस टाइम में कृतिका और अरमान दोनों दुबई में थे, तो शी वॉज अलोन हियर इन इंडिया। तो फिर जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड यू मे एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। अभी आप सुन रही होंगी, शायद आपको मालूम होगा, शी इज़ प्रेगनेंट, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, बट कृतिका इज़ नॉट। तो वो जो सवाल था उनका उस टाइम में, हाँ, कि क्या उनका ध्यान मेरी तरफ से हट गया, उसका जवाब तो पब्लिक में है। तो वो जो क्वेश्चन था और उसका जो आंसर था, हाँ, वो एक पॉडकास्ट में है, एंड सेम वेज उसका रेलेवेंस जो है वो आज उनकी लाइफ में दिखता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे हॉरोस्कोप से पता चलती हैं। हॉरोस्कोप से हमें यहाँ तक पता चल जाता है कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही होगी। ठीक है, बट हम एग्जैक्ट इवेंट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट इवेंट देखना है तो पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई गेस आई एम द ओनली ऐसा पर्सन जो डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है, जो एस्ट्रोलॉजर भी है और वो भी है, पास्ट लाइफ एक्सपर्ट भी है। हाँ। तो क्या होता है कि आपकी हॉरोस्कोप आपको बताती है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपको क्या क्या मिलेगा और किस चीज़ से आप वंचित रहोगे। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या मिल रहा है या किसी से वंचित हो तो उसका कारण क्या है, तो उसके लिए पास्ट लाइफ। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, मेरे भी बहुत से पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े हुए सवाल जिनका आपने आज जवाब दिया। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि अभी भी अगर आपके मन में कुछ रह गया है जो मैं नहीं पूछ पाई सर से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन पास्ट लाइफ किसके लिए है, पास्ट लाइफ में हम कैसे जा सकते हैं, कितना समय लगेगा, क्या क्या एक्सरसाइज हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत कूल, बहुत काम तरीके से आपने मेरे व्यूअर्स को बताई हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद ये करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया कि ये एक तरह से बहुत पुण्य का भी काम है। वो जवाब जो हमें कहीं नहीं मिल पा रहा है, ना हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, ना सिबलिंग जानते हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, ना मेडिकल साइंस जानता है, अगर वो चीज़ हमें कोई ऐसा शख्स बता दे तो वो वाकई उसके लिए सम्मान भी दिल से आता है। और आप जितने ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसे भी लोग हैं जो आपके पास आए अननेसेसरी, आपने कहा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे सवालों का मेरे जवाब तो मुझे मिल गया है। मेरे व्यूअर्स के मन में अगर कुछ है तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।